हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के उपलब्धियों के बारे में पढ़ा था कि सूबेदार के रूप में रहते हुए कुतुबुद्दीन की क्या उपलब्धियां रहीं और फिर किस प्रकार से उसने अपने आप को सूबेदार से शासक के रूप में स्थापित किया। आज हमारा जो लेक्चर है वो इसी पर है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासक के रूप में कौन सी उपलब्धियां हासिल की। जैसा कि हमने कल अपने लेक्चर में ये बात की थी कि कुतुबुद्दीन के सामने कुछ समस्याएं थीं, जिन समस्याओं में यलदौज और नसीरुद्दीन कुबाचा की जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो बहुत ज़्यादा थी। ये उसके प्रतिद्वंदी थे। तो यलदौज की समस्या का समाधान कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया। ऐबक का सबसे प्रबल प्रतिद्वंदी यलदौज ही था। गौरी का जो साम्राज्य था उसमें से गजनी पर यलदौज, सिंध और मुल्तान पर कुबाचा और भारत पर ऐबक सूबेदार था। गौरी की मृत्यु के बाद में कुबाचा ने सिंध और सुल्तान पर अपना स्वतंत्र शासन स्थापित किया। ताजुद्दीन यलदौज ने गजनी पर अपना शासन स्थापित कर लिया और क्योंकि वह गजनी का शासक था इसलिए वो ये मानता था कि भारत का जो मुस्लिम साम्राज्य है वो गजनी के नेतृत्व में आना चाहिए, इसलिए यलदौज ही भारत के मुस्लिम साम्राज्य का शासक है। इस कारण यलदौज और ऐबक के बीच में संग्राम की या संघर्ष की संभावनाएं बनी हुई थी। क्योंकि गजनी का शासक था, भारत उसके अधीनस्थ राज्य था, ये मानते हुए उसने 1208 में पंजाब पर आक्रमण किया, जिस आक्रमण में कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसका सफलतापूर्वक सामना किया और उसे परास्त कर पंजाब से भागने पर बाध्य कर दिया। जिस दौरान ताजुद्दीन यलदौज पंजाब अभियान के लिए आया था और पंजाब से भागा, उस बीच गजनी की गद्दी खाली थी और खाली गद्दी को देखते हुए ख्वारिज़्म के शाह के शासक का ये भय था ऐबक को कि कहीं वो गजनी पर अधिकार ना कर ले, और अगर वो गजनी पर अधिकार कर लेगा तो उसका अगला कदम भारत पर ही अधिकार करना होगा। इसलिए ख्वारिज़्म के शाह के भय के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक ने गजनी पर अपना कब्जा जमाना चाहा। गजनी की जनता ने भी ऐबक को आमंत्रित किया। अतः 1208 में ऐबक ने गजनी पर अधिकार कर लिया, किंतु गजनी की जनता को वह संतुष्ट नहीं कर पाया। गजनी की जनता संतुष्ट हो गई, जिसके कारण 40 दिन में ही उसे गजनी को छोड़ना पड़ा और यलदौज ने पुनः गजनी पर अधिकार कर लिया। हालांकि ऐबक गजनी पर अधिकार करने में सफल नहीं हुआ, किंतु उसने यलदौज के हिंदुस्तान पर प्रभुत्व स्थापित करने का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया और इस तरह दिल्ली को मध्य एशिया की राजनीति में फंसने से बचा लिया और भारत को अब एक स्वतंत्र इकाई बना लिया। भारत का मध्य एशिया से, अब गजनी से, गौरी से कोई संपर्क नहीं रहने दिया। इस तरीके से यलदौज की शक्ति का दमन करके उसने अपने आप को भारत में स्थापित करने का पहला प्रयास सफलतापूर्वक संपन्न किया। इसके बाद उसने बंगाल में हुए विद्रोह का दमन किया। जैसा कि हम पूर्व में ये देख चुके हैं कि मोहम्मद गौरी के समय में ही इख्तियारुद्दीन खिलजी ने बंगाल पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था और मोहम्मद गौरी क्योंकि युद्धों में व्यस्त था, इसलिए इख्तियारुद्दीन खिलजी मोहम्मद गौरी के अधीनस्थ होते हुए भी एक स्वतंत्र शासक की भांति व्यवहार कर रहा था। इख्तियारुद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद अली मर्दान खां बंगाल का स्वतंत्र शासक बन गया। अली मर्दान खां को खिलजी सरदार पसंद नहीं करते थे। उनका ये मानना था कि वह इख्तियारुद्दीन का हत्यारा है, अतः वह उससे घृणा करते थे।
अतः मौका मिलते ही खिलजी सरदारों ने अली मर्दान खां को बंदी बना लिया और उसके स्थान पर मोहम्मद शेरा को बंगाल की गद्दी पर बैठा दिया। अली मर्दान खां बहुत चतुर था। किसी भी तरीके से वो कैद से भागने में सफल हुआ और भाग करके वो ऐबक के पास पहुंच गया और वहां पहुंचकर उसने बंगाल की स्थिति का वर्णन किया और ऐबक को बंगाल की स्थिति में हस्तक्षेप करने के लिए कहा। ऐबक को यह अवसर मिला और ऐबक ने इस अवसर का लाभ उठाने का प्रयास किया और इसका लाभ उठाते हुए अली मर्दान को बंगाल का शासक नियुक्त किया और उसकी सहायता के लिए एक सैन्य टुकड़ी साथ में भेज दी। क्योंकि अली मर्दान को ऐबक का समर्थन था, इसलिए खिलजी सरदारों ने अली मर्दान की अधीनता को स्वीकार कर लिया और अली मर्दान ने ऐबक की अधीनता को स्वीकार कर उसे वार्षिक कर देने का वचन दे दिया। इस तरह से हम ये देखते हैं कि उत्तरी भारत के साथ साथ अब बंगाल और बिहार का जो क्षेत्र था उस पर भी ऐबक का प्रभाव स्थापित हो गया। अगला कार्य ऐबक ने जो किया वह उसकी कूटनीतिक योग्यता, कुशल राजनीतिक व व्यवहारिक सूझबूझ थी। कुतुबुद्दीन को यह पता था कि वह अगर युद्धों में उलझा रहा तो उसकी स्थिति कभी भी सुदृढ़ नहीं होगी। अतः उसने अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए वैवाहिक संबंधों की राजनीति की। उसने अपने प्रतिद्वंदियों की महत्वाकांक्षाओं को समाप्त करने के लिए तथा राजनीतिक शक्ति तथा राज्य को स्थिर बनाने के लिए वैवाहिक कूटनीति का सहारा लिया। उसने यल्दौज की पुत्री से विवाह कर लिया, जिसके कारण अब यल्दौज की प्रतिद्वंदिता उसके प्रति नहीं रही। अपनी बहन का विवाह उसने कुबाचा से कर दिया ताकि कुबाचा उसका सहयोग करे, ना कि उसकी प्रतिद्वंदिता करे। इसी तरीके से योग्य व्यक्ति इल्तुतमिश के साथ में उसने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, जिससे उसकी शक्ति में वृद्धि हुई। अतः हम ये देखते हैं कि इस वैवाहिक कूटनीति के माध्यम से कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने प्रतिद्वंदियों को अपने पक्ष में कर लिया, अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया तथा अपनी शक्ति के अंदर वृद्धि कर ली। इसके पश्चात अगला कदम था राजपूतों के साथ उसके संबंध। कुतुबुद्दीन ऐबक के काल में राजपूतों की समस्या उसके सामने थी। राजपूतों के विद्रोह उसके सामने हम देखते हैं और यल्दौज उसका विद्रोह कर रहा था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक यल्दौज के भय के कारण के विरुद्ध अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सका, क्योंकि उसे बार बार भय था यल्दौज के कुबाचा के आक्रमणों का। तो जितनी शक्ति के साथ उसे राजपूतों के विद्रोहों का दमन करना चाहिए या कठोरतापूर्वक राजपूतों का सामना करना चाहिए था, वह नहीं कर पाया। और हालांकि बदायूं पर उसने अधिकार भी किया, वहाँ इल्तुतमिश को सूबेदार भी नियुक्त किया, छोटे राज्यों से वह कर भी वसूल किया, किंतु कलिंजर और ग्वालियर को जीतने में वह सफल नहीं हुआ। उसका अधिकांश समय राजपूत राजाओं के प्रतिरोध का सामना करने में ही बीत गया। कुतुबुद्दीन ऐबक महज 4 वर्ष ही शासन कर पाया, 1206 से 1210 के बीच में। 1210 में लाहौर में चौगान का खेल खेलते समय घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। यानी इतिहास में हम कुतुबुद्दीन की योग्यता का बहुत अधिक मूल्यांकन इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि शासक के रूप में उसकी जो प्रतिभा थी या शासक के रूप में वो क्या कर सकता था, उसका वो करने में उसे समय नहीं मिल पाया, क्योंकि उसका अधिकांश समय विद्रोहों का दमन करने में, युद्धों को लड़ने में ही लगा रहा। अब हम करते हैं कुतुबुद्दीन का मूल्यांकन
कि आखिरकार कुतुबुद्दीन किस प्रकार का शासक था, किन किन आधारों पर हम उसका मूल्यांकन करें। सबसे पहला हम मूल्यांकन करते हैं एक सेनापति के रूप में। कुतुबुद्दीन एक उच्च कोटि का सेनापति था। उसने मोहम्मद गौरी के समय से ही एक योग्य सेना नायक के रूप में समस्त विजयों में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाहित की है। अधिकांश इतिहासकारों का तो मानना ही यही है कि मोहम्मद गौरी की जो विजय हैं और मोहम्मद गौरी के द्वारा जो भारत में तुर्क शासन की नींव रखी गई, उसके पीछे कुतुबुद्दीन की सैन्य क्षमता, सैन्य योग्यता का ही योगदान है कि उसने अपनी सैन्य क्षमता के आधार पर, वो उच्च कोटि का सैनिक था, उच्च कोटि का सेनापति था। सेना को कमांड देने में, सेना को निर्देश देने में उसका कोई भी सानी नहीं था। वह एक उदार, न्यायप्रिय और दानप्रिय शासक था। कुतुबुद्दीन की उदारता और दानप्रियता के कारण उसे लाख बख्श भी कहा जाता है, यानी गरीबों की सहायता, लोगों की सहायता इस हद तक करता था कि अपने खजाने का द्वार उसने लोगों की सहायता के लिए खोल रखा था। जहाँ तक न्यायप्रियता का सवाल है, उसने अपनी जनता के प्रति बहुत ही उचित रूप से न्याय किया। उसने अमीर, गरीब, शासक, शासित का कोई विरोध, कोई भी मुद्दा नहीं रखा और उस आधार पर वह एक उदार, न्यायप्रिय और दानप्रिय शासक माना जाता था। वह एक कुशल राजनीतिज्ञ भी था। हमने उसके कार्यों के अंतर्गत देखा कि किस प्रकार उसने यल्दौज, कुबाचा और इल्तुतमिश की बढ़ती हुई शक्तियों पर अंकुश लगाया, किस प्रकार उसने मध्य एशिया की राजनीति से अपने आप भारत को दूर किया और भारत को एक स्वतंत्र इकाई बनाया, किस प्रकार गियासुद्दीन से उसने अपने आप को दास्ता से मुक्त किया, किस प्रकार खलीफा का समर्थन प्राप्त किया और एक शासक के रूप में उसने अपने आप को स्थापित किया। साहित्य कला का वह आश्रयदाता था। उसके काल में साहित्य की रचना हुई। हसन निज़ामी, फ़क्रे मुदारे उसके समय के बड़े ही प्रसिद्ध साहित्यकार थे। दिल्ली में कुतुब मीनार, कुव्वतुल इस्लाम नामक मस्जिद और अजमेर का 2.5 दिन का झोंपड़ा उसके ही काल के अंदर निर्मित हुआ था। इन विशेषताओं के साथ साथ कुतुबुद्दीन में कुछ कमियां थी। उसे हम एक असफल प्रशासक मानते हैं, क्योंकि उसमें उसके जितने भी समय का शासनकाल रहा, उसके अंदर हमें उसमें किसी भी प्रकार की रचनात्मकता का अभाव दिखाई देता है। जो व्यवस्था चल रही थी, उसने उसी व्यवस्था को बनाए रखा। यह भी कह सकते हैं क्योंकि उसका शासनकाल बिल्कुल 4 वर्ष का था, तो उसे मौका नहीं मिल पाया किसी भी प्रकार के प्रयोग करने का, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि उसके अंदर एक रचनात्मक प्रतिभा का अभाव था, जिसके कारण उसने किसी भी प्रकार के नए प्रशासनिक सुधार नहीं किए। दूसरे नंबर पर हम ये कह सकते हैं कि उसमें धार्मिक संकीर्णता थी। अगर वो उदार था, न्यायप्रिय था, दानप्रिय था, तो वो मुसलमानों के लिए था। भारतीयों के लिए उसकी उदारता, न्यायप्रियता या दानप्रियता नहीं थी। भारतीयों के संदर्भ में, हिंदुओं के संदर्भ में वो धार्मिक रूप से संकीर्ण था। उसने हिंदू मंदिरों को तोड़ा, हिंदुओं का कत्लेआम किया और हिंदुओं को मुसलमान बनने पर मजबूर किया। अंत में हम ये कह सकते हैं कि कुतुबुद्दीन ने मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की। उसने इस्लाम के नियमों के आधार पर शासन की नींव रखी और अपने शासन को इस्लाम के नियमों पर चलाने का प्रयास किया। मुस्लिम धर्म का प्रचार और प्रसार किया और इस तरह से वह मुस्लिम धर्म का संस्थापक माना जा सकता है।